सभी को नमस्कार। नरेंद्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग रिवीजन बैच केमिस्ट्री का जो टॉपिक लास्ट में बचा हुआ था एटॉमिक स्ट्रक्चर का अफबाउ नियम, और हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, और साथ साथ देखेंगे किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एप्लीकेशन है। तो चलिए अफबाउ नियम को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हेडिंग आप बना लो, अफबाउ नियम। अफबाउ नियम इसको बोलते हैं अफबाउस प्रिंसिपल। अफबाउस प्रिंसिपल, ठीक। नियम, प्रिंसिपल, ध्यान से समझना। अबाउ प्रिंसिपल क्या है? अबाउ प्रिंसिपल क्या है भाई? देखिए, पहली चीज तो आप ये जो अफबाउ है किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अफबाउ एक जर्मन शब्द है, याद रखना। अफबाउ क्या है? एक जर्मन शब्द है। अफबाउ एक जर्मन शब्द है, जर्मनी भाषा का एक शब्द है अफबाउ, है ना। इसका अर्थ क्या होता है? बनाना, है ना। इसका अर्थ है निर्माण करना। तो कह दें निर्माण करना, निर्माण करना। इसका अर्थ क्या है? निर्माण करना, है ना, या बनाना, या टू मेक, है ना, या बनाना, यानी कि टू मेक इसका मतलब है बनाना। कुछ बनाने की बात हो रही है इस वर्ड से, ठीक। या बनाना, क्या बनाना, ठीक। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का जो नियम है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अफबाउ नियम कहते हैं। तो आप कह सकते हो अर्थात अर्थात तत्वों के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का नियम। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का जो नियम है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का नियम, ठीक, बनाने का नियम अफबाउ नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? अफबाउ नियम कहलाता है। अफबाउ नियम कहलाता है। इस बात को आपको याद रखना है कि तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का नियम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अफबाउ नियम कहते हैं। कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का नियम होता है, ठीक है। अब देखिए, हमने इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि भाई N+L रूल क्या होता है, हुंड का रूल क्या होता है ना, पाउली का पर्जन नियम क्या होता है। तो सारे नियमों को जब एक साथ हम मिक्स करते हैं तो हम लोग अफबाउ नियम की रचना करते हैं। तो इसमें ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पर एक और बात कह सकते हैं कि तत्वों के परमाणुओं में तत्वों के परमाणुओं में परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन उपकोषों की ऊर्जा के बढ़ते क्रम, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन उपकोषों की ऊर्जा के बढ़ते क्रम में ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं, ठीक। जैसे जैसे उपकोष की ऊर्जा बढ़ेगी हम उसमें क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को भरना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कौन भरेगा? जिसकी ऊर्जा क्या होगी? सबसे कम होगी, हम उसमें इलेक्ट्रॉन को पहले भरेंगे। जैसे ऊर्जा बढ़ेगी उसमें हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? भरेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? जैसे हम लोगों ने देखा था कि उपकोषों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम, जैसे हम लोगों ने ये बना रखा था ये चीज कि 1s था, यानी पहले कोष में एक ही उपकोष है। 1s, दूसरे में दो है 2s और 2p, तीसरे में 3 है 3s 3p और 3d, चौथे में 4 है 4s है 4p है 4d है 4f है, और पांचवे में 5 है, पांचवे का s है, पांचवे का p है, पांचवे का d है, पांचवे का f है, ठीक है। इस तरीके से पांचवे में g भी होता है। ऐसे छठे का s है, छठे का p है, छठे का d है, छठे का f है, छठे का क्या है? g है, छठे का h होता है। ऐसे सातवें का s, सातवें का p, सातवें का d, सातवें का f, सातवें का z, है ना, सातवें का h, सातवें का क्या होगा? I होगा। तो जिस नंबर का कोष उसमें उतने ही कोष होंगे। ऐसे आठवें का यस होगा इस प्रकार से, आठवां का यस, आठवें का पी, आठवें का डी, आठवें का एफ होगा, आठवें का जी होगा, आठवें का एच होगा, आठवें का आई होगा। लेकिन हमने कहा था जे नहीं आता है तो आप क्या कर देंगे? आठवें का यहाँ पर के कर देंगे। इस तरीके से जिस नंबर का कोष होगा उसमें उतने ही कोष होंगे। तो ऐसे आप इसको व्यवस्थित कर लेंगे। तो दूसरे कोष में दो कोष, तीसरे में कितने हैं? 3 है, चौथे में कितने हैं? 4 है, पांचवे में कितने हैं? 5 है, और छठे में कितने हैं? 6। जिस नंबर का कोष होगा उसमें उतने ही उपकोष होंगे, ठीक है।
तो 7वें में 7 हो गए, 8वें में 8 हो गए, लेकिन आपने देखा नहीं होगा कहीं पर, है ना, GHI आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि यहाँ तक अभी इलेक्ट्रॉन भरे नहीं गए हैं, ऐसा कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ कि उसका इलेक्ट्रॉन जी कोष में चला जाए। तो हमने बताया था सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो होता है ये कहाँ जाएगा, 1s में, ये भर जाएगा तो 2s में जाएगा, ये भरेगा तो 2p में जाएगा, 2p भरेगा तो 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में। हम लोग यहाँ पर n+l रूल को फॉलो करते हुए इस कन्फिगरेशन को बना रहे हैं। n+l रूल आपको बताया गया था, ठीक। ये 4f है, 4d है, 6p है, 7s है, फिर 5p, 6d, 7p, 8s होगा। फिर ऐसे ही अब देखो, हमने कहा ना, अब जो आपके पास एलिमेंट अभी तक 118 तक ज्ञात है, 118 वाला आपको ज्ञात है, यानी कि ओजी ऑर्गेनाइजेशन आपको ज्ञात है, जिसका जो कन्फिगरेशन होता है लास्ट का 7s2 7p6 होता है ना। ऑर्गेनाइजेशन का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 7s2 7p6 है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है यहीं तक पहुंचा है, 7p तक पहुंचा है। अब जैसे ही अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर होता है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 119, ठीक है। कोई एलिमेंट मान लो डिस्कवर होता है, एटॉमिक नंबर कितना होगा, 119। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन जाएगा 8 के यस में, 8 के यस में जाएगा, ठीक, यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी कि 120 एटॉमिक नंबर वाला अगर डिस्कवर होगा तो वो भी किस में जाएगा, वो भी 8s में जाएगा, यानी इसका लास्ट कन्फिगरेशन 8s1 मिलेगा, इसका लास्ट का क्या मिलेगा, 8s2 मिलेगा। अब फिर ध्यान से सुनना, जैसे ही 121 नंबर वाला कोई एलिमेंट डिस्कवर होता है 121 का, अब क्या होगा, अब वहां पर जी स्टार्ट हो जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि 8 का यस भरा जा चुका है। अब क्या होगा, 5 का जो जी सबसेल होगा वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वहां भरना शुरू हो जाएगा। ऐसा कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है, यानी उसका अगर करना चाहोगे तो कितना होगा, वहां पर 8s2 होगा और 5g1 होगा, है ना। लेकिन ऐसा भी कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ जिसका इलेक्ट्रॉन किस में चला जाए, जी में चला जाए। तो अभी बस आपको इतना याद रखना है, कहां तक, 7p तक आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस क्रम को अगर हम लोग फॉलो करेंगे, हमको कुछ एनर्जी के ऑर्डर मिलेंगे इस तरीके से। देखिए, तो 1s आपको मिलेगा सबसे लोअर एनर्जी का, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद क्या होता है, 4 का s, 3 का d, 4p, है ना। इस तरीके से आपको कन्फिगरेशंस मिलते चले जाएंगे। 5s मिलेगा, ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा, 4 का f मिलेगा। इस तरीके से ऑर्डर आपको मिलेगा। ये क्या है, ये हम कोषों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं, ठीक। कोषों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम है, हम लोग यहाँ पर किस नियम को फॉलो कर रहे हैं, n+l रूल को फॉलो कर रहे हैं। ये हो जाएगा उपकोषों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम, पीछे बताया जा चुका था, उपकोषों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम, ठीक है। उपकोषों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। तो 1s की एनर्जी क्या है, सबसे कम है, फिर 2s की उससे ज्यादा है, 2p उससे ज्यादा है, 3s उससे ज्यादा है, 3p उससे ज्यादा। तो एनर्जी का बढ़ता क्रम आपको मिल रहा है, ठीक है। अब इसी क्रम में हमको इलेक्ट्रॉनों को क्या करना है, फिल करना है, क्लियर है। यहाँ पर देखिए, और जैसे जैसे निम्न ऊर्जा के उपकोष भरते चले जाएंगे, उसे वैसे क्या करें, हम इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ भरना स्टार्ट करेंगे। और एक चीज आप नोट कर लो, ये जो चीजें आपको बताई गई हैं, ये बहु इलेक्ट्रॉनों परमाणुओं के लिए हैं, यानी उपरोक्त जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का जो तरीका बताया गया है ना, यानी यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं जो उपरोक्त क्रम है, उपरोक्त क्रम है, उपरोक्त क्रम बहु इलेक्ट्रॉनिक, जिसके पास 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, एक से ज्यादा होंगे, उसको उसके लिए है बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं के लिए, बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं के लिए है ना। जिनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या एक से ज्यादा होगी, उनमें इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, और आपको ये ऑर्डर वहां पर देखने को मिलता है, बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं के लिए होता है, ठीक है। इसके लिए बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं के लिए होता है। लेकिन आप एक चीज नोट कर लेंगे यहाँ पर, इसके लिए हम बात करेंगे हाइड्रोजन के लिए, ठीक, हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, या हाइड्रोजन के जैसा कोई दूसरा एटम हो जिसके पास केवल क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन हो। तो हाइड्रोजन के लिए अब इसके पास तो कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण तो यहाँ पर होगा नहीं, तो हाइड्रोजन के लिए जो ऑर्डर हमने यहाँ ऊपर लिखा है, ये ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑर्डर हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए,
तो लिख दिया जाएगा सबसे पहले कौन 1s, और 1s से ज्यादा एनर्जी होगी किसकी 2s की, लेकिन 2s और 2p की एनर्जी क्या होती है आपस में बराबर होती है। इसके बाद आपका आएगा कौन सा, इसके बाद आएगा 3s, लेकिन 3s की एनर्जी और 3p की एनर्जी और 3d की एनर्जी आपस में क्या होती है बराबर होती है। ऐसे ही फिर आएगा चौथा, तो चौथे में क्या आएगा, चौथे का s, चौथे का p, चौथे का d आएगा, चौथे का f आएगा। ठीक, अभी इनकी एनर्जी आपस में क्या होगी बराबर, कहने का मतलब अगर हम यहाँ पर ऐसे एरो लगा दें और यहाँ पर एनर्जी दिखा दें, तो एनर्जी का जो क्रम होगा है ना, 2s की एनर्जी 2p के बराबर है, 3s की 3p और 3d के बराबर है, 4s की 4p 4d 4f की आपस में क्या है बराबर है, क्योंकि इनमें क्या है एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसमें प्रतिकर्षण नहीं होता, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी में आपको ये अंतर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, याद रखना ये बात, हाइड्रोजन के लिए आपको 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d और 4f की एनर्जी आपस में बराबर होगी, लेकिन पहले कोष की एनर्जी कम, दूसरे की ज्यादा, तीसरे की और ज्यादा, चौथे की और ज्यादा होगी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया हाइड्रोजन के लिए। अब चलिए हम एक एक करके अलग अलग तत्वों का अल्टरनेटिव विन्यास बनाते हैं, और उसके पहले एक बात आपको याद रखनी है कि यस अगर उपकोष है, कौन सा उपकोष है यस, तो उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, कितने कक्षक होते हैं एक, और पी में कितने होते हैं अधिकतम 3 कक्षक होते हैं, और डी में अधिकतम कितने होते हैं 5 होते हैं, कितने होते हैं 5 कक्षक होते हैं। एफ में अधिकतम कितने होते हैं, एफ में अधिकतम कितने होते हैं, एफ में होते हैं 7, हो गए 4 3 7। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जब आप भरते हो तो हमने कहा था एक कक्षक में विपरीत स्पिन के मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं, तो यहाँ पर होगा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, इसमें 1 2 3 4 5 6 अधिकतम होंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे एफ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन। यस में अधिकतम आप कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, आप 2 इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे मैक्सिमम। पी में कितने भरेंगे 6 भरेंगे, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम से कम आप 1 तो भर ही सकते हो। डी में कितने हो जाएंगे मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में कितना हो जाएगा 14, 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हो जाएगी इन उपकोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इससे ज्यादा आपको नहीं भरना है। यानी हम ये ऐसे करके लिख सकते हैं, यस 2 होगा, और पी में कितना भरेंगे 6 भरेंगे, डी में कितना भरेंगे 10 भरेंगे, एफ में कितना भरेंगे 14 भरेंगे। ठीक, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इन उपकोषों में नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं अलग अलग तत्वों का। देखिए देखिए क्रम से हम लोग नोट कर लेते हैं, हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग मैग्नीशियम से स्टार्ट करेंगे, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, है ना। तो कैल्शियम यहाँ 20 तक भी कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, हाइड्रोजन का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम कितना होगा 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का कितना हो जाएगा 20। ये तो हो गए इनके एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक, और जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसके पास प्रोटॉन होंगे, उतना ही उसके पास क्या होगा उदासीन अवस्था में उसके पास उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा। हम लोग एटॉमिक नंबर को देख करके इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बता सकते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने होंगे उसके पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, आप ये रूल जो मैंने पीछे बता रखा है उसको याद रखेंगे। सबसे पहले 1s आएगा, एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें आप एक क्या करेंगे भर देंगे। फिर आएगा इसका भी 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं, इसका 1s 2 हो जाएगा। लिथियम कब भरेंगे तो 1s 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉनों को फिल कर दिया है, इसके बाद कौन आता है 2s, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1। ऐसे बेरिलियम का 1s 2 और 2s 2, है ना। इसके बाद कोई उपकोष इसका नहीं होगा, पी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। बोरान कितना होगा 1s 2 2s 2 और 2p कितना हो जाएगा, और 2p हो जाएगा कितना 1, क्योंकि बोरान है कितना है 5 है, 2 2 4 1 5। यस में मैंने 2 भरा तो फुलफिल हो गया। 2p को स्टार्ट कर देंगे, पी में कहां तक भरेंगे जब तक ये 6 नहीं हो जाते हैं, तो हो जाएगा इस तरीके से 1s2 2s2 2p कितना कर देंगे 2 कर देंगे कार्बन में, 1s2 2s2 2p कितना कर देंगे यहाँ पर 3। ऐसे आप एक एक इंक्रीज करते जाओ जब तक 6 हो जाए, उसके बाद भरना बंद कर देंगे, क्योंकि उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं रह सकते हैं।
ठीक, क्लोरीन का 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। पी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। और नियोन में 1s2 2s2 2p कितना होगा 6 होगा। सोडियम में 1s2 2s2 2p कितना होगा 6 होगा। फिर यहाँ हो जाएगा 3s1 क्योंकि यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। फिर हम कहाँ जाएगा 3s में, ठीक है, क्योंकि पी में मैंने 6 भर दिया, अब 6 से 7 तो हो नहीं सकते, ठीक है, हम लोग 3s स्टार्ट करेंगे। और फिर मैग्नीशियम का इसी तरीके से 1s2 2s2 है ना 2s2 और 2p क्या हो जाएगा 6, ऐसे ही 3s2 हो गए कितने 12। अभी उसका s उपकोष क्या हो गया भर गया। आप क्या करेंगे एल्युमिनियम के लिए हम लोग 3p स्टार्ट करेंगे। 1s2 2s2 2p 6 ये हो जाएगा 3s2, उसके बाद क्या आ जाएगा 3p1 आ जाएगा। सिलिकॉन तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना हो जाएगा 2। ऐसे फास्फोरस का सेम आप एक इलेक्ट्रॉन को और इंक्रीज कर दो पी में हो जाएगा 3s2 और 3p कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, ऐसे सल्फर का तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हो जाएगा 3p4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्लोरीन का कर लो आप 1s2 2s2 2p6 3s2 ऐसे 3p कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आर्गन का करेंगे तो उसका p क्या हो जाएगा पूरी तरीके से भर जाएगा 1s2 2s2 2p6 और ये 3s2 3p कितना हो गया भाई 6। अब इसका जो p पोज है तीसरे का वो भर गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कौन सा 4s, यहाँ पर हो जाएगा इसके लिए 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p कितना 6 तो भर ही गया था। यहाँ तक तो कितने हो गए भाई यहाँ तक हो गया 18। अब हम क्या करेंगे 4s को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर भर देंगे एक इलेक्ट्रॉन। और कैल्शियम के लिए क्या होगा कैल्शियम के लिए हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन और ज्यादा तो 4s1 की जगह क्या हो जाएगा 4s2 हो जाएगा। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहाँ पर कितना हो जाएगा 4s2 या 4s क्या हो गया भर गया। ठीक है, तो ये हो गए इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हम लोग क्या करेंगे उनके उपकोषों की ऊर्जाओं के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे इतना। अब हम लोग देखते हैं आगे आगे याद रखना। तो आगे हम लोग स्कैंडियम से जिंक 30 तक करते हैं। तो स्कैंडियम का कितना होता है स्कैंडियम का होता है 21। ठीक है, और स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज है ना आयरन कोबाल्ट निकिल फिर कॉपर है फिर क्या है जिंक है। कितना हो जाएगा इसका 22 इसका 23 24 25 26 कोबाल्ट का 27 निकिल का 28 कॉपर कितना 29 29 जिंक का कितना हो जाएगा 30। ये हो गए इनके सिंबल्स और इनके एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। हम लोग इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। देखिए स्कैंडियम का 21 है तो हो जाएगा 1s2 भर गया फिर 2s2 भर गया 2p6 हो गया 3s2 हो गया 3p6 18 हो गया। ठीक है 4s2 कितना हो गया 2 20 हो गया। अब कौन आएगा 4s2 के बाद आपने पता था इसके बाद कौन आता है 3d। अब यहाँ पर हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है ये 1 है ये कितना लिखा गया 1 लिखा गया है। ठीक है 1। टाइटेनियम क्या होगा भाई एक बार आप देखो डी में स्टार्ट हो गया है। डी में कहां तक भरेंगे आप 10 तक भरेंगे। जब तक डी 10 नहीं हो जाएगा तब तक आप इसको भरते रहेंगे। तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब वैनेडियम का इसी प्रकार एक और इंक्रीज करा दो आप 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे कॉपर का 1s2 2s2 और 2p कितना 6 और 3 कितना s2 और 3p6 और 4s2 3d कितना होना चाहिए 4 और 3d 4 और फिर 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p कितना 6 4s2 3d कितना हो जाएगा 5। आयरन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना 6 4s2 3d कितना हो जाएगा 6। ऐसे कोबाल्ट का भरेंगे आप 27 कर देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हो जाएगा 6 4s2 3d कितना हो जाएगा 7। तो d7 हो गया है ना।
देखो 25 है तो 5 होगा, 26 का 6, 27 का 7, 28 का 8, ऐसे। तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p कितना हो जाएगा 6 4s2, यहाँ 3d कितना हो जाएगा 8। ठीक है, निकल का 3d 8 होता है। कॉपर का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हो जाएगा 6 4s2 3d कितना हो जाएगा 9। जिंक का कितना होगा 1s2 2s2 2p6 है ना, 3s2 होगा 3p6 होगा 4s2 होगा 3d10। इस तरीके से हम लोग कहाँ से स्कैंडियम 21 लेकर जिंक 30 तक का कर लेंगे। ठीक, आप पहले क्या करेंगे, जिस उपकोष की एनर्जी कम होगी उस इलेक्ट्रॉन को पहले भरेंगे, वो भरेगा तब अगले में क्या करें स्टार्ट करेंगे। ये होता है अफबाउ का रूल। लेकिन आप देखेंगे जो क्रोमियम 24 है, क्रोमियम 24, ठीक, इसका ये विन्यास आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो कॉपर 29 है उसका आपको ये वाला विन्यास नहीं मिलेगा। ठीक, ये जो है अफबाउ रूल को ये फॉलो नहीं करते हैं, ये अफबाउ नियम के अपवाद कहलाते हैं, एक्सेप्शन कहलाते हैं। ऐसा क्यों है इसको जरा बताते हैं। जरा देखिए, तो क्रोमियम 24 का आप याद रखेंगे, ये अफबाउ नियम के अपवाद हैं। और दूसरा हमारा कॉपर जो 29 है 29 है, वो भी क्या है अफबाउ नियम का अपवाद है। क्यों है समझते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हो जाएगा 6 है ना, 4s2 और 3d कितना 4, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये वाला आपको देखने को मिलता नहीं है, ये आपको गलत ये कंफ्यूगरेशन होता है। तो सही वाला क्या होगा इसका, सही वाला होगा कितना 1s2 2s2 2p कितना 6 3s2 3p कितना 6 और 4s की जहाँ 2 था वहां कितना पाया जाता है 1 पाया जाता है। और 3d में जहाँ 4 है वहां कितना होता है 5। ये कहने का मतलब s से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला गया d में, तो d4 की जगह कितना हो गया d5 हो गया। आपको ये वाला कन्फिगरेशन आपको देखने को मिलता है, ये इसका क्या है सही कन्फिगरेशन है, याद रखेंगे। ठीक है, कॉपर 29 का हम लोग जानते हैं कि 1s2 2s2 2p6 है ना, 3s2 3p6 4s2 3d कितना हो जाएगा 3d9। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी जरूरी है, ये वाला कन्फिगरेशन क्या आपको मिलता नहीं है, ये रॉन्ग कन्फिगरेशन है। सही वाला क्या होगा, सही वाला होगा, सही वाला होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना 3p6 4s2 3d कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 1 हो जाएगा 4s1 और 3d कितना हो जाएगा 10। ये कन्फिगरेशन आपको मिलता है, ये वाला क्या होता है सही होता है। ठीक, तो क्रोमियम का याद रखें, क्रोमियम का ऊपर वाला गलत है, ये वाला क्या होगा सही, अर्थात 4s1 होगा 3d 5 होगा। कॉपर का 4s1 होगा 3d कितना हो जाएगा 10 है ना। जैसे यहाँ का यस का इलेक्ट्रॉन चला गया कहाँ पर डी में, वैसे यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी डी में चला गया। अब यहाँ D5 हो गया, यहाँ पे D कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, ये आपको रियल में क्या मिलते हैं कन्फिगरेशन मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 4s और 3d की जो एनर्जी होती है उनके बीच का ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, यानी बहुत कम इनके बीच एनर्जी गैप होगा। इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में इजिली जा सकता है, ऐसे यहाँ से भी यहाँ जा सकता है। आखिर ये क्यों चला गया ये, है ना, बाकी में तो नहीं गया, यहाँ पर क्यों चला गया इस बात को आप याद रखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर दो बातें हैं, आपको ये बात याद रखनी है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो क्रोमियम का जो D4 कन्फिगरेशन था, जो D4 था वो क्या हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन जब 4s का चला जाता है तो क्या हो जाता है D5 हो जाता है। ये D4 कन्फिगरेशन था पहले, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब एक 4s का कहाँ चला जाता है, एक 4s का चला जाता है कहाँ पर D में, तो हो जाएगा D कितना 5। अब यहाँ पर हो जाएंगे, एक मिनट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अब 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। यहाँ पर तो 4 ही थे, यहाँ पर क्या है 5 है। तो ये पहले क्या था 3d5 था, लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन जब 4s का जाता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, यहाँ पर रहता है 4s, यहाँ पर रहता है 4s2, लेकिन यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर इसके पहले रहता है 4s1 है ना। ये कन्फिगरेशन आपको देखने को यहाँ पर मिलता है इस तरीके से। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ 4s पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर D जो 4 था, यहाँ पर D क्या है 5 है। तो D5 में आप देख रहे हो जितने कक्षक हैं उतने इलेक्ट्रॉन हैं, जितने कक्षक उतने इलेक्ट्रॉन हैं। प्रत्येक कक्षक में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे D के,
तो ये क्या होगा, ये सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, ये सममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। कैसा होगा? सममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक? यानी जितने कक्षक हैं सारे कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका। और ये विन्यास क्या है? देखो एक कक्षक खाली पड़ा हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉनों का असममित वितरण है, ये असममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, असममित यानी असिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसको आपको याद रखना है। तो आपको पता है जो सममित किसी भी चीज को, जो सिमेट्री है या सममिति है, किसी भी चीज को क्या देती है? वो स्थायित्व देती है, यानी जितने कक्षक है उतने इलेक्ट्रॉन उसमें भरे हुए हैं सिंगल सिंगल। तो ये वाला जो कन्फिगरेशन है इस कन्फिगरेशन से ज्यादा स्टेबल होता है। तो जो ये हाफ फील्ड हो गया, ये क्या होता है? स्थायी होता है। ये क्या होता है? ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो आपको याद रखना है। उसकी तुलना में ये क्या होता है? D4। उसकी तुलना में जो D4 है ये कम स्थायी था, तो स्थायित्व प्राप्त करने के चक्कर में इलेक्ट्रॉन 4s से जैसे ही डी में जाता है, क्योंकि मैंने कहा एनर्जी गैप तो होता नहीं ज्यादा, जैसे इलेक्ट्रॉन वहां पे जाएगा तुरंत क्या होगा? तुरंत ये वाला हो जाएगा स्थायी। ये वाला कन्फिगरेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो कैसा है? सममित है, यानी कि सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्री भी किसी चीज को क्या देती है? स्टेबिलिटी देती है। सममिति किसी चीज को आपको स्टेबिलिटी देती है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इस रूप में जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से निकल के फिर बैक होकर के 4s1 में नहीं जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका जो D5 ये उपकोष है वो कैसा है? अर्धभरित है। कैसा है? अर्धभरित है, यानी कि होना चाहिए था 10, लेकिन कितना है? D5 है, अर्धभरित है। क्लियर है? अब देखें जरा हम लोग आगे आगे देखें हम लोग। ऐसे ही कापर की बात करें तो क्रोमियम का था भाई, किसका था? क्रोमियम 24 का ऐसे था। अब हम लोग देखते हैं कापर का, किसका देखते हैं? कापर 29 का, 29 का। तो क्या होता है भाई? 4s2 मैंने कहा ऐसा पहले था, और 3d कितना था? 3d यहाँ पर कितना था? 9 था। तो ये इस तरह का जो कन्फिगरेशन आपने देखा था, ऐसे एक ऑर्बिटल और d में 9 इलेक्ट्रॉन है, 5 ऑर्बिटल है, तो ये हो जाएगा 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। तो यहाँ पर कितना होगा कापर के लिए? कापर के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो कापर के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाद में जब इलेक्ट्रॉन 4s से निकल के कहाँ चला जाता है? 3d में, तो 4s का 1 हो जाता है, 3d का क्या हो जाता है? ये 10 हो जाता है। तो 4s में इलेक्ट्रॉन आपको कितने अब दिख रहे हैं? केवल भाई 1। और d में कितने दिख रहे हैं आपको? 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कन्फिगरेशन वितरण जो होगा 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 9 10। अब आप देख रहे हो ये जो विन्यास है, पहली चीज तो ये पूर्ण भरित है। कैसा है ये तो अर्धभरित था, अब ये कैसा हो गया? ये हो गया पूर्ण भरित, यानी कि डी में पूरे के पूरे जो ऑर्बिटल हैं सब में क्या है? 2-2 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको ये पूर्ण भरित आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने को मिल रहा है। और पूर्ण भरित है तो डी में 5 डी कक्षक है, 5 में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, किसी में कम ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस प्रकार हम इसको बोल सकते हैं भाई क्या? सममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? सममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको हम लोग बोलेंगे सममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका है। और सममित इलेक्ट्रॉनिक मैंने कहा विन्यास जो होता है और बड़ा ही क्या होता है? स्टेबल होता है। ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहां से एक चीज क्लियर हो रही है कि ये इस तरीके से था तो कैसा था? ये असममित था, क्योंकि यहाँ पर देखो इकलौता इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, बाकी सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। इसमें आप क्या कितना देख रहे हो? यहाँ पर इसमें मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये असममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, असममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और जो कि अर्धभरित क्या कहते हैं? पूर्ण भरित नहीं है। और इसलिए क्या होता है? ये कम स्थायी होता है, यानी कि अस्थायी होता है। जब ये कम स्थायी होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन 4s1 से 3d में चला जाएगा, D10 हो जाएगा, इसको मिल जाएगी स्टेबिलिटी, यानी सममिति की वजह से इसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। और ये आपको कन्फिगरेशन देखने को मिलेगा। यही आप क्या करेंगे? कापर का विन्यास जो है वही पाया ही जाता है। तो ये जो पूर्ण भरित है, मैंने कहा ये क्या अर्धभरित है, ये ऐसे नहीं थे। तो आपको एक बात याद रखनी है, एक बात आप नोट कर लो कि पूर्ण, भाई देखो नोट कर लेना, अर्धभरित तथा पूर्ण भरित, अर्धभरित तथा पूर्ण भरित, यानी कि फुलफिल्ड, यानी हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड, हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड।
अर्धभरित तथा पूर्ण भरित, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत स्थायी होता है। बहुत क्या होता है? बहुत स्थायी होता है, बहुत स्थायी होता है, बहुत स्थायी होता है। जो अर्धभरित है और पूर्ण भरित है, ये क्या होते हैं? बड़े ही स्थायी होते हैं। तो भी पीछे मैंने बताया कि एक तो वजह वहां पर कौन सी मिल गई? सममिति। तो क्यों होता है ना? इसकी दो वजहें हैं। इसकी क्या होते हैं? इसके दो कारण हैं, इसके दो वजहें हैं, इसके दो कारण हैं, है ना। क्यों? आखिर अर्धभरित और पूर्ण भरित जो कोष है, ठीक है, वो क्या है? बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। कहने का मतलब अगर किसी का P3 है, किसी का क्या है? P6 है, ये क्या है? ये दोनों स्टेबल हैं क्योंकि ये अर्धभरित है, पूर्ण भरित है। किसी का D5 है तो किसी का क्या है? D10 है। अब ये अर्धभरित है, ये पूर्ण भरित है, ये दोनों क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। इसकी कितने कारण हैं? इसके दो कारण हैं, एक नहीं बल्कि दो कारण। मैंने एक बताया सममिति, दूसरा कारण भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक। तो देखिए पहला कारण क्या है? पहला कारण है अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सममिति आ गई, आप याद रखेंगे, यदि यदि पहला है सममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहला आप क्या नोट कर लोगे? पहला है सममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। सममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमेट्रिकल, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। इस बात को आपको याद रखना है। दूसरा क्या है? दूसरी वजह क्या है? पहला तो सम्मिति हो गई, दूसरी वजह क्या होगी? दूसरी वजह आपको याद रखना है, क्या कहते हैं उसको? विनिमय ऊर्जा। क्या होती है? विनिमय ऊर्जा, विनिमय, एक्सचेंज जिसे आप बोल सकते हो, विनिमय ऊर्जा, एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी। अब ये सोच रहे हो एक्सचेंज एनर्जी क्या है, विनिमय ऊर्जा क्या है? इसको मैं आपको समझाता हूँ, विनिमय ऊर्जा या एक्सचेंज एनर्जी क्या है। तो दो वजह मैंने बताई, सममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और विनिमय ऊर्जा, जिसकी वजह से जो अर्धभरित और पूर्ण भरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं ये बहुत स्थायी होते हैं। यानी जो P3 या P6 है, जो D5 या D10 है, इनका स्थायित्व क्या होता है? बाकी कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा होता है। इसीलिए जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसका P3 कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसका इलेक्ट्रॉन इजिली निकाला नहीं जा सकता, है ना। इसलिए उसका जो आणविक विभव है ऑक्सीजन से क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। अब इसका P6 होता है, नोबेल गैस होती है, वहां से निकालना इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मुश्किल होता है। D5 वाला कॉपर का आपको इस फॉर्म में मिलता है, और जिंक का और कॉपर का आपको इस फॉर्म में मिलता है ना। क्रोमियम का तो D5 था, लेकिन किसका? कॉपर और जिंक का इस तरीके से D10 होता है। तो इसीलिए डी जो होता, क्या कहते हैं, जिंक होता है, अपना डी से इलेक्ट्रॉन को निकालता नहीं है। इसलिए केवल जिंक केवल +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, प्लस, उसके बाद आगे की नहीं शो करता। क्यों? ये इनर्ट, क्या कहते हैं, ये संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि इसका डी इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, ठीक है। आगे बताएं एक एक करके। तो पहली चीज मैंने आपको बता रखी है सममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहला आप याद रखेंगे जो मैंने बताया अभी, सममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वजह से, है ना, उसका स्थायित्व क्या होता है? ज्यादा होता है, पहला चीज, ठीक। सममिति किसी को क्या देती है? स्टेबिलिटी देती है। तो जैसे मैंने कहा कि D5 विन्यास है ना, D5 विन्यास है, D5 विन्यास है इस तरीके से। तो D5 1 2 3 4 5, तो जितने ऑर्बिटल हैं उसमें उतने ही क्या है? इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं इस तरह से। और दूसरा D10 अगर है, D10 अगर है ऐसे, D10, ठीक, हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये D10 हो गया। इसको हम लोग कहते हैं क्या? इसको हम लोग कहते हैं अर्धभरित। इसको हम लोग क्या कहते हो? अर्धभरित। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण भरित, है ना। और आप देख रहे हो दोनों के दोनों क्या है? सममिति है, यानी कि जितने कक्षक उतने इलेक्ट्रॉन, जितने कक्षक उसके दोगुने इलेक्ट्रॉन, सब में दो दो, सब में एक एक, यानी कि क्या है? ये सममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और सममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक निकालना बड़ा ही क्या होता है? मुश्किल होता है। इनका स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। क्लियर है? तो पहली वजह आप याद रखेंगे सममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अगर डी में 5 है या कितने हैं, या डी में कितने भाई, या डी में कितने हैं? 10 हैं, तो क्या होता है? तो उनका स्थायित्व क्या होता है? ज्यादा होता है। दूसरी वजह आप देख लो, दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह मैंने आपको बताई विनिमय ऊर्जा की, विनिमय ऊर्जा, एक्सचेंज एनर्जी। देखिए विनिमय ऊर्जा, समझना इसको, विनिमय ऊर्जा
और इसी को बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। क्या कहते हैं? एक्सचेंज एनर्जी। अब विनिमय ऊर्जा एक्सचेंज एनर्जी है क्या, समझिए। विनिमय ऊर्जा क्या होता है? अब जैसे कोई कोष है, जैसे कोई कोष है भाई, मान लेते हैं कि ये डी कोष है, डी उपकोष है, उपकोष की बात हो रही है, डी उपकोष है ये। तो डी उपकोष का में जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं वो कितने हैं? D2 कॉन्फ़िगरेशन वाले 2 इलेक्ट्रॉन है ना। किसी के डी में जो है मान लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। और आपको ये बात पता होगी कि जो उपकोष है उनके कक्षकों की एनर्जी क्या होती है? बराबर होती है। जितनी एनर्जी इसकी उतनी इसकी, यानी 500 की ऊर्जाएं बराबर है, 500 की ऊर्जाएं बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन किसी में क्या हो सकता है? आ जा सकता है। मान लो ये D2 कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक इसमें है, एक इसमें है। D3 है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? इसमें है। अब क्या होगा? ऐसे ही D4 कॉन्फ़िगरेशन होगा। ऐसे क्या होगा? D4 कॉन्फ़िगरेशन होगा। D4 इसमें D के 5 कक्षक हैं और उसमें क्या है? एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार 4 कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन, बाकी क्या रहता है? खाली रहता है ऐसे। तो जो हमने कहा इनकी ऊर्जाएं आपस में बराबर है कक्षकों की, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है। और जैसे ही इसमें जाएगा तो क्या होगा? ये एक्सचेंज होगा। क्या होगा? एक्सचेंज हुआ, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, यानी अदला बदली होगी इलेक्ट्रॉनों की। एक्सचेंज हो गया, विनिमय हो गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? विनिमय होता है। इलेक्ट्रॉन दूसरे से कक्षक को दूसरे कक्षक में जाते हैं, तो उनमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षक दूसरे कक्षक में जाएगा, ऊर्जा को क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा। और जो भी चीज आपको पता है ऊर्जा उत्सर्जित करती है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है ना। कोई भी स्पीसीज, कोई भी सिस्टम या कोई भी निकाय, अगर जहां से ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है तो उसकी ऊर्जा क्या होती है? उसकी एनर्जी कम हो जाती है, उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। ठीक है, ऊर्जा निकलने से स्थायित्व बढ़ता है। तो इसलिए जब इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, मतलब वही इलेक्ट्रॉन यहाँ अदला बदला हो गई, तो क्या हो जाएगा? तो एक एक इलेक्ट्रॉन की हुई है, तो एक बार क्या होगी? ऊर्जा का उत्सर्जन होगा विनिमय होने पर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा? विनिमय, यहाँ पर ये यहाँ जा सकता है और ये वाला यहाँ जा सकता है ना। तो 2 तरह का विनिमय आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है? अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है और ये वाला यहाँ जा सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है। अब यही इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है और यही वाला बैक होकर यहाँ भी आ सकता है। इस प्रकार आपको 1 2 3 एक्सचेंज आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ज्यादा एक्सचेंज होगा इलेक्ट्रॉनों का, एनर्जी क्या होगी? एनर्जी ज्यादा उत्सर्जित होगी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए जरा आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा D5 का देख लेते हैं। यहीं पर मैं देख लूँ D5 का, जरा देखो जरा ध्यान से। D5, तो D5 में क्या होगा भाई? 5 कक्षक होंगे। कितने कक्षक होंगे? 5। 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। देखो जैसे यहाँ पर D कक्षक है, तो डी कक्षक है, तो वहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको 500 में इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? भर देना है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है, ये वाला इसमें जा सकता है, एक एक्सचेंज। फिर ये इसमें जा सकता है, ये बैक होकर के इसमें जा सकता है, 2 एक्सचेंज हो गया। ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ बैक आएगा, 3 एक्सचेंज। अब यहाँ से जाएगा, आदान प्रदान करेगा, आएगा जाएगा, यहाँ एक्सचेंज। तो यहाँ पर आपको 4 एक्सचेंज देखने को आपको मिल रहे हैं। 4 बार यहाँ विनिमय हो रहा है। और यहाँ कितने एक्सचेंज हैं? यहाँ 3 एक्सचेंज आपको देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर कितने एक्सचेंज मिल रहे हैं आपको भाई? देखो 2 ही एक्सचेंज हैं, यहाँ पर 2 ही एक्सचेंज आपको देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर केवल क्या है? एक ही एक्सचेंज आपको देखने को मिल रहा है। देखिए इस प्रकार आप देख सकते हो ना, हमने कहा जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी? उतनी ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होगी। और जिस पदार्थ से, किसी भी चीज से जितनी ज्यादा ऊर्जा निकलती है उसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा होता है। इसलिए D4 की तुलना में D5 के एक्सचेंज ज्यादा होने की वजह से एनर्जी का उत्सर्जन ज्यादा हो जाएगा। तो D4 की तुलना में D5 का कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। इसलिए क्या होगा? इसलिए D5 ज्यादा स्थायी किसकी तुलना में? D4 की तुलना में। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा? ऐसे D10 में होगा। D10 में तो भाई 10 इलेक्ट्रॉन है, वहां ज्यादा एक्सचेंज होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज देखने को मिलेगा, इसलिए उसका भी स्थायित्व क्या होगा? ज्यादा होगा। अब 2 बातें याद रखेंगे। पहला तो सममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा विनिमय ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन जब अपने दूसरे कक्षक में आएगा जाएगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, जिसकी वजह से क्या होगी? ऊर्जा उत्सर्जित होने से उसका स्थायित्व बढ़ जाएगा। 2 वजहें क्या करती हैं? हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, यानी अर्धभरित और पूर्ण भरित कोषों को ऊर्जा क्या करती हैं? उनका स्थायित्व क्या करती है? बढ़ा देती है, इससे वो मिलते हैं। क्लियर? तो इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए चलिए अब देखते हैं आगे, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा आगे देखते हैं।
अब जैसे एक चीज मैं आपसे पूछूं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या आप एक पहले एक चीज जान लो, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो भाई। जैसे सोडियम है ना, इसका तो 1s2 2s2 2p6 3s कितना है 1 है। ऐसे अगर आपको सोडियम प्लस का करना हुआ तो क्या करें भाई, अब तो इसके पास इलेक्ट्रॉन तो एक कम हो गया, 10 ही हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s 0 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये तो आप गायब भी कर दो तभी ठीक है, इसका 2p6 के बराबर हो गया, नियॉन के जैसा हो गया। ऐसे अगर क्लोरीन का करते हो आप, कितना होता है 17, तो 1s2 2s2 2p कितना 6 और 3s2 3p कितना 5। ये क्लोरीन का नॉर्मल कंडीशन में उदासीन अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, Cl माइनस बनाता है ना, तो हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना हो जाएगा 3p हो जाएगा 6। ठीक, ये इसका हो जाएगा 3p6। अब विन्यास इसका 3p5 था, 3p6 हो गया। अब Cl माइनस इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक बढ़ गए। तो आप इस तरीके से अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकालता है तो वहां इलेक्ट्रॉनों को एक कम करके करेंगे, एक ज्यादा होता है तो वहां क्या ज्यादा करके करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो निकाले जा रहे हैं हमेशा बाहरी कोष से निकाले जाए। बाहरी कोष का मतलब जो बाहरी कोष यानी तीसरे के बाद चौथा है तो चौथा बाहरी होता है। ठीक, अब जैसे चलिए देखिए, जैसे हम लोग याद कर लेते हैं एक चीज, जैसे हमको भाई डी ब्लॉक का करना है, मान लो कि क्रोमियम है, ठीक है, क्रोमियम है कितने प्लस में 2 प्लस में, है ना, मैग्नीज है ये 2 प्लस में, याद रखना है सब। आयरन है ये क्या है 2 प्लस में है। ऐसे कोबाल्ट का 3 प्लस है, ऐसे निकिल का कितना है 2 प्लस है, जिंक का 2 प्लस है। ठीक, इनके आपको विन्यास करने हैं। क्रोमियम का 24 हो गया, है ना, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकिल का 28 और जिंक का कितना 30। तो इसका कन्फिगरेशन आपको याद रखना है, गलती नहीं करनी है, ऐसे करना है। हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d और 4s1 3d5 होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। ठीक, इसका होना चाहिए था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 इसका होता है। ठीक, इसका होता है भाई रियल में। अब आयरन का कितना होगा भाई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितना 3d6 आयरन का होता है। अभी मैं इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं रहा हूँ, निकालूंगा बताऊंगा। 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p कितना हो जाएगा 6 4s2 3d कितना हो जाएगा 3d यहाँ पर हो जाएगा 7। ऐसे निकिल का 1s2 2s2 2p कितना 6 3s2 3p कितना 3p6 4s2 और 3d कितना हो जाएगा 8। ऐसे यहाँ पर 1s2 2s2 2p कितना 6 3s2 3p6 4s2 3d कितना हो जाएगा 3d यहाँ पर हो जाएगा। मैं यहाँ तेरा कापर का कर दूं, कापर का छूटा ना, कापर का कर दो आप, कापर का कर दो यहाँ पर कितना हो जाएगा कापर कितना 29। ठीक है, कापर से आप 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दो निकाल दो। तो अभी निकालेंगे नहीं हम इलेक्ट्रॉनों को, यहाँ पर ऐसे रहने देते हैं। ठीक, 4s1 3d 10। फिर उसके बाद जिंक का करते हैं। जिंक का कितना होता है 30। इलेक्ट्रॉन कितने निकाल दिया मैंने 2। कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 3d कितना 10। ये जिंक का ऐसा नॉर्मल कंडीशन में टर्न विन्यास होता है। लेकिन ध्यान से समझना, अब क्रोमियम पर 2 प्लस चार्ज है, आपको यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो आप गलती से डी का इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल 3d का इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे, क्योंकि आपको बाहरी कोष से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो बाहरी कोष कौन सा है 3d की ऊर्जा ज्यादा है ना, लेकिन इस कोष कौन सा चौथा कोष बाहरी कोष है, आपको चौथे कोष से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला कितना हो गया 4s0, फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, एक यहाँ से निकालो कितना हो जाएगा 3d4 हो जाएगा, यानी कि 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, उसमें कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अब ये मैग्नीज में देखो 2 निकले हैं तो आपको d5 से नहीं निकालना है, क्योंकि मैंने कहा बाहरी कोष कौन सा है चौथा,
तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल देने, यहाँ 4s से ये कितना हो जाएगा 0। फिर आयरन का आपको 2 प्लस चार्ज दिख रहा है, यहाँ पर 2 प्लस चार्ज आपको दिख रहा है, तो आपको यहाँ से क्या करना है, आपको 2 ही इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। आप 3d6 से नहीं निकालोगे, 4s से निकालोगे, तो ये हो जाएगा 4s कितना 0। ऐसे कोबाल्ट 3 प्लस से आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। सबसे पहले कहाँ से निकालोगे आप, 3d7 से नहीं, 4s से। यहाँ से 2 निकल गए, ये तो 0 हो गया, 3 निकल गए, और तो यहाँ 2 निकलेगा, यहाँ से 1 निकलेगा, यहाँ से 3d कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। निकिल का 2 प्लस है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो आपको यहाँ d8 से नहीं निकालना है, कहाँ से निकालना है, आपको 4s से निकालना है। यहाँ 4s कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। ऐसे कॉपर 2 प्लस से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, पहला तो कहाँ से निकलेगा 4s से, दूसरा कहाँ निकलेगा 3d से, तो 4s तो हो गया 0 और 3d कितना हो गया 9 हो गया। इस बात को आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन हमेशा 4s से पहले निकालेंगे। और जिंक 2 प्लस से जब 2 निकलेंगे तो कहाँ से निकलेगा 4s से, इसका 4s कितना हो जाएगा 0। जब डी 4s में 0 ही इलेक्ट्रॉन, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, इसको चाहो तो हटा दो यहाँ से, चाहो तो यहाँ से क्या कर दो आप हटा दो। तो मैंने यहाँ से हटा दिया, तो 4s यहाँ से गायब, ठीक, यहाँ से 4s गायब, यहाँ से 4s गायब, ठीक, यहाँ से 4s गायब कर दो, 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 क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो लास्ट को 4s से निकल गया। यहाँ 3d 4 हो गया, यहाँ 3d 4 हो गया, ठीक। उसको मैं साफ साफ भर दूं, ठीक है। ये हो जाएगा 3d कितना 3d 4, ये कितना हो जाएगा 3d 5, ये हो जाएगा 3d 6, ये हो जाएगा 3d कितना 6, है ना। 2s से 1 d से, यहाँ 6 बचेंगे, 7 थे, यहाँ कितने हो जाएंगे 3d 8, यहाँ हो जाएगा 3d 9, यहाँ हो जाएगा 3d 10। इस चीज को आपको याद रखना है, ऐसे आप बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसके, आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे बनाने हैं, ठीक। तो हमने अभी सीखा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाना। हम लोगों ने अभाव नियम को पढ़ लिया और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों को सीख लिया, और हम लोग आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को हम लोगों ने सीख लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, साथ साथ कुछ क्वेश्चन। तो लगभग आपका ये जो चैप्टर है लगभग फिनिश हो गया, कुछ थोड़ी चीजें बची हैं, मैं उसको नेक्स्ट टॉपिक में आपको बता करके फिर आगे स्टार्ट करूंगा, ठीक। अब फिर मिलते हैं नई क्लास में, ठीक, धन्यवाद।